नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएँ और आज हम बात करेंगे दोस्तों प्रैक्टिस सेट 47 की। किसकी? प्रैक्टिस सेट 47 के विषय में हम बात करेंगे, जो कि टीजीटी, पीजीटी, केवीएस या आईएलटी ग्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे आपके और दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आइए हम बात करते हैं, ये राशि रस्तोगी का प्रैक्टिस सेट है। तो आइए हम बात करते हैं आज के पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न क्या है? छापा चित्रण की आधारभूत पद्धतियाँ कितनी है? क्या कह रहा है? छापा चित्रण के आधारभूत पद्धतियाँ कितनी हैं? तो ये कितनी है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी 4 है। कितनी है? ऑप्शन नंबर बी जो कि 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलीफ प्रोसेस, एंटीग्लियो, प्लेनोग्राफी, सेरीग्राफी, ये 4 प्रमुख पद्धतियाँ हैं। तो देखिए ये 4 प्रमुख पद्धतियाँ किसकी हैं? तो ये हैं छापा चित्रण के, जो कि ऑप्शन नंबर ए, यही 4 पद्धतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुडकट और लिनोकट किसके अंतर्गत आते हैं? तो वुडकट और लिनोकट किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर जो कि डी, रिलीफ प्रोसेस के। किसके? रिलीफ प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेनोग्राफी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। प्लेनोग्राफी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि लिथोग्राफी। क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो कि लिथोग्राफी है। क्या है? लिथोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें धातु प्लेट पर ड्राइंग पॉइंट, इनग्रेविंग, एंचिंग, मेजोटिंट तथा एक्वाटिंट आदि तकनीकों से अंकन छाप लिए जाते हैं, तो ये किससे लिए जाते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, एंटीग्लियो के अंतर्गत। किसके? एंटीग्लियो के अंतर्गत लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेन में फ्रांसिस गोया ने आविष्कार किया है। तो स्पेन में फ्रांसिस गोया ने आविष्कार किया है, तो किसका आविष्कार किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, एक्वा टिंट का। किसका? एक्वा टिंट का आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कोलकाता में कार्यरत किन 2 फ्रेंच कलाकारों द्वारा भारत में प्लेनोग्राफी प्रारंभ की गई? तो किन 2 फ्रेंच कलाकारों के द्वारा भारत में प्लेनोग्राफी प्रारंभ की गई? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, एम ब्लेनशो एवं व एम द साबनिके। किसके? साबनिके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय शासक ने लिथोग्राफी के प्रयोग नक्शे व चार्ट की छपाई के लिए किया। तो वह चार्ट की छपाई के लिए कब प्रयोग करते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 1820 में। कब? 1820 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक लिथोग्राफी प्रेस कलकत्ता में लगाई गई। तो कलकत्ता में ये कब लगाई गई? तो ये कब लगाई जाती है मित्रों? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ए, 1884 में। कब? 1884 में लगाई जाती है। कब? 1884 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में से सेरीग्राफी का प्रचलन प्रारंभ हुआ। अमेरिका से सेरीग्राफी का प्रचलन प्रारंभ हुआ, तो इसकी प्रचलन प्रारंभ कब होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, 1930। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 1930। कब? 1930। अगर बात करते हैं मित्रों की लिथोग्राफी मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था? तो ये हैं जोहान सेनेफेल्डर। कब किए थे? तो 1796 में। कब? 1796 में इन्होंने
लिथोग्राफी मशीन की आविष्कार किया था? किससे आविष्कार किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वह प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने सेरेग्राफी पद्धति को अपनाया? तो सेरेग्राफी पद्धति को अपनाया तो कौन थे? ये हैं डी के जी सुब्रमण्यम। कौन है? के जी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, छापे खाने की मशीनों द्वारा चित्र को छापने की विधि कहलाती है? तो छापे खाने की मशीनों द्वारा चित्र को छापने की विधि क्या कहलाती है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ओलियोग्राफी। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ओलियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ होर दिल्ली पॉलिटेक्निक में प्रधानाध्यापक बनकर आए तो ये कब बनकर आते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, 1958 में। कौन? 1958 में आते हैं। कब? 1958 में सोमनाथ होर जो कि दिल्ली में बन के आते हैं। बात करते हैं सोमनाथ होर की, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 1921 में। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? तो चिटगांव, जो कि अब बांग्लादेश में है। इनका जन्म 1921 में चिटगांव अब बांग्लादेश में है। बात होती है कि सोमनाथ होर किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये हैं छापाकार। क्या है? छापाकार भी हैं, चित्रकार व मूर्तिकार। क्या है? चित्रकार व मूर्तिकार हैं। बात होती है कि इनकी सबसे अधिक पहचान किस रूप में होती है? तो ये सबसे अधिक पहचान इनकी छापाकार रूप में इनकी सबसे सर्वाधिक पहचान होती है। ये ग्राफिक कलाकार के रूप में ये प्रसिद्ध होते हैं। बात होती है कि दिल्ली में ये ग्राफिक विश्वविद्यालय में अध्यक्ष कब हुए? तो ये 1958 में होते हैं। फिर बात होती है कि इनके प्रमुख चित्रों की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये वियतनाम में व्यथित स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का चित्र किसने बनाया है? तो इन्हें ने बनाया है। किसने? इन्होंने ही बनाया है। और बात होती है 1974 से। कब? 1974 से 77 तक क्या किए थे? ये वियतनाम में स्वतंत्रता संघर्ष को, जो स्वतंत्रता वहाँ संघर्ष को चिरस्थायी बनाने के लिए इन्होंने मूर्ति कांस्य शिल्प की रचना की थी, जिसका शीर्षक क्या था? उसका शीर्षक था माँ और बच्चा। क्या था? माँ और बच्चा। बात होती है कि जिंदगी के जख्मों के कलाकार कौन थे? तो वो थे सोमनाथ होर। क्या थे वो? सोमनाथ होर। सोमनाथ होर का कथन है, ये कहा करते थे, मैं तस्वीर नहीं बनाता हूँ, मैं जख्म बनाता हूँ। इन्होंने क्या कहा था कि मैं तस्वीर नहीं बनाता हूँ, मैं जख्म बनाता हूँ। फिर बात होती है कि कांस्य की मूर्ति शिल्प है 1989 में भय नामक इन्होंने एक कांस्य की मूर्ति शिल्प बनाई, सोमनाथ होर ने ही बनाया। फिर सफेद पर सफेद सोमनाथ होर का ही है। फिर मिथुन भी इन्हीं का है। बात करते हैं इनकी और कौन सी कलाकृतियां हैं, जैसे फुटपाथ पर सो रहा बच्चा, ग्रुप मीटिंग, माँ बच्चा, भूख, चीख, द इम्प्लिक्स और जख्म। ये सब किसके हैं? तो ये सोमनाथ होर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई में वाई के शुक्ल 1940 से ही ग्राफिक कलाओं में कार्य कर रहे थे, जिसकी शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने इसकी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो ये प्राप्त किए थे इटली से। कहाँ से? इटली से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनग्रेविंग, एंचिंग, एक्वाटिंट, मेजोटिंट आदि तकनीकी किससे संबंधित है? तो ये तकनीकी किससे संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, एंटीग्लियो प्रोसेस से। किससे? एंटीग्लियो प्रोसेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में सेरीग्राफी, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का विकास हुआ। तो कब विकास होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर जो कि ए, 1930 और 40 के मध्य। कब? 1930 और 40 के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के युग में किसी भी प्रिंटिंग के आर्क वर्क को तैयार करने में तथा पेज सेटिंग व डिजाइन में तथा किसी भी आर्ट वर्क को करने की क्षमता रखता है। तो ये कौन रखता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर।
कौन है? कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित किया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई में प्रेस की स्थापना कब हुई? मुंबई में प्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी, 1616 में। कब? 1616 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में छपाई के लिए किन मशीनों का प्रयोग होता था? तो किन मशीनों का प्रयोग होता था? तो ये किसका होता था? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी की। किसकी? ऑप्शन नंबर सी, जो कि लकड़ी के मशीनों का प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छपाई के बाद कागज को स्याही से अलग कर ट्रेडल मशीन का वह कौन सा भाग काम में आता है? तो वह कौन सा भाग काम में आता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीफर्स। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ग्रीपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथोग्राफी प्रिंटिंग के लिए किस कागज का प्रयोग किया जाता है? तो ये किस कागज का प्रयोग किया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, मिस्तर कागज। कौन सा? मिस्तर कागज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी और तेल के वैमनस्य के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत पर क्या आधारित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, लिथोग्राफी। क्या है? लिथोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम लकड़ी के गुटके बनाकर मुद्रण प्रारंभ किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ए, चीन। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लकड़ी के स्थान पर ब्लॉक बनाए जाते हैं। तो किसके ब्लॉक बनाए जाते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, धातु की प्लेट से। किसकी? धातु की प्लेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथोग्राफी के आविष्कारक थे। लिथोग्राफी के आविष्कारक थे, तो इसके आविष्कारक कौन थे? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ए, कौन सा? बेरेनियन। कौन है? ऑप्शन नंबर ए, बेरेनियन। कौन है? ऑप्शन नंबर ए, जो कि बेरेनियन। लिथोग्राफी नामकरण 1813 में किया गया है। तो 1813 में किया, तो किसने किया? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, एच बैक्स ने। किसने? ऑप्शन नंबर सी, एच बैक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्लेट को निगेटिव के द्वारा एक्सपोज करते हैं? तो किस प्लेट को निगेटिव के द्वारा एक्सपोज करते हैं? तो ये कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, वाई बोन प्लेट को। किसको? ऑप्शन नंबर बी, वाई बोन प्लेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क या नायलॉन का महीन कपड़ा लकड़ी की फ्रेम में कस दिया जाता था, ऐसा किस पद्धति में अपनाया जाता है? तो ऐसा किस पद्धति में अपनाया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में। इसमें सिल्क स्क्रीन पेंटिंग में अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेंसिल के आधार पर किस प्रिंटिंग प्रोसेस का विकास हुआ? तो किस प्रिंटिंग प्रोसेस का विकास हुआ? तो ये कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, सिल्क स्क्रीन पेंटिंग। कौन सा? सिल्क स्क्रीन पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलोफोन प्लास्टिक की थैलियाँ, दूध व कोल्ड ड्रिंक्स और पैक करने के पाउच इत्यादि छापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, फ्लेक्सोग्राफी का। किसका? ऑप्शन नंबर ए, जो कि फ्लेक्सोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजावटी कागज छापने व बिजनेस कार्ड, निमंत्रण कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड आदि छापने में प्रयोग किया जाता है। तो ये किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, थर्मोग्राफी का। किसका? ऑप्शन नंबर ए, थर्मोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। किसका? थर्मोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा
छपाई वाला कागज है? निम्न में कौन सा छपाई वाला कागज है? तो ये कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए पार्चमेंट पेपर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पार्चमेंट पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत पतला एवं पानी को सोखने वाला कागज कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी टिश्यू पेपर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी टिश्यू पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कागज टंकण कार्य के लिए प्रयुक्त होता है? तो कौन सा कागज टंकण कार्य के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी टाइप पेपर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी टाइप पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का सर्वप्रथम आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का सर्वप्रथम आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये है ऑप्शन नंबर डी चीन में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी जो कि चीन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ वार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ वार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी अरिस्टोबुलस। कौन है? ऑप्शन नंबर डी अरिस्टोबुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक नामक के रचयिता कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी बाड्रिक। कौन है? ऑप्शन नंबर डी बाड्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसने की है? प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी स्टुअर्ट पिगाट की। किसकी? स्टुअर्ट पिगाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहाती बांस से बनाई गई गाड़ियां चित्रित है। तो देहाती बांस से बनाई गई गाड़ियां चित्रित हैं, तो ये किसमें चित्रित हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी मंदसौर में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी मंदसौर में चित्रित है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर जो कि सी है मंदसौर में चित्रित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सर्वप्रथम मनुष्य का रासायनिक आविष्कार था। सर्वप्रथम मनुष्य का रासायनिक आविष्कार था तो क्या था? तो ये है ऑप्शन नंबर बी भांड। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो कि भांड है। कौन सा है? भांड। ऑप्शन नंबर बी जो कि भांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वस्तु निर्माण की कला का विकास किस काल में हुआ? वस्तु निर्माण के विकास का कार्य किस काल में हुआ? तो ये किस काल में हुआ? तो ये है कब होता है मित्रों? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी उत्तर पाषाण काल। कब? ऑप्शन नंबर सी जो कि उत्तर पाषाण काल। कब होता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी है उत्तर पाषाण काल। आइए बात करते हैं नव पाषाण काल कहिए चाहे उत्तर पाषाण काल कहिए, तो बात होती है कि इसके पुरातत्व खोज के प्रारंभ का श्रेय किसे जाता है? तो ये डॉक्टर किसे? डॉक्टर प्राइम रोज को। किसे? डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है। क्या होता है? भारत उपमहाद्वीप में लगभग 700 ईसा पूर्व के नवपाषाण कालीन सबसे प्राचीन बस्ती मेहरगढ़ अब पाकिस्तान में बलूचिस्तान के प्रांत में है। बात होती सबसे प्राचीन बस्ती में है, कहाँ से प्राप्त होती है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त होती है। नवपाषाण कालीन मानव किन हथियारों का प्रयोग करते थे? तो पालिशदार पत्थर के बने हथियारों का प्रयोग करते थे और सर्वाधिक हथियार का प्रयोग किया जाता था तो पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग किया जाता था। किसमें? नवपाषाण काल में या उत्तर पाषाण काल में। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में ही सर्वप्रथम आती है। किसमें? नवपाषाण काल में ही आती है। नवपाषाण काल युग की सबसे प्राचीन बस्ती हमने बताया आपको कौन सी है? तो मेहरगढ़ है। कौन सी है? मेहरगढ़ है। बात होती है कि उत्तर भारत की नवपाषाण संस्कृति के अंतर्गत गड्ढा घर या गर्तवास प्राप्त हुए कहाँ से होते हैं? तो ये बुर्ज हो
तथा गुफ कराल जो कि कश्मीर प्रांत में है। कहाँ पे है? कश्मीर प्रांत में है। तो बात होती है कि सर्वप्रथम किस काल में मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया? तो ये आप लोग याद रखिएगा कि चित्रकला का प्रयोग मानव द्वारा किस काल में किया गया? तो ये नवपाषाण कालीन में। कब? नवपाषाण कालीन में। बात होती है कि नवपाषाण काल में ही एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र जो कि नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त होता है। कहाँ से? नर्मदा नदी घाटी से ही प्राप्त होता है। सर्वप्रथम क्या होता है कि मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार जिसपे चाक बनाया जाता है वो नवपाषाण काल में ही मिलता है। नवपाषाण काल में ही मिलता है। बात होती है कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मेहरगढ़ से मिलता है। पहिए का आविष्कार किस काल में और कृषि का आविष्कार किस काल में? तो ये भी नवपाषाण काल में होता है। बात होती है सबसे प्राचीन अपनाई गई फसल कौन सी थी? तो ये गेहूं थी। कौन सी थी? तो गेहूं ही थी। कौन सी? गेहूं थी। पालिश लगाने की कला का आरंभ किस युग में होता है? तो ये किस युग में होता है? तो नवपाषाण काल में होता है। बात होती है कि उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण कहाँ से हमको मिलते हैं? तो मिर्जापुर, सिंघनपुर तथा बेल्लारी। जब मिर्जापुर की बात आ ही गई है तो आइए हम मिर्जापुर के विषय में थोड़ी बहुत वहाँ के चित्रणों के विषय में हम बात करते हैं। देखिए मिर्जापुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश का जिला है। कौन सा? मिर्जापुर। कौन सा है? मिर्जापुर, जो कि प्रागैतिहासिक चित्र यहीं से मिलते हैं। फिर बात होती है कि D.L. ग्रेग द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कब? 1911 में। कब? 1911 में मिर्जापुर के गजेटियर के 5वें अध्याय के अंतर्गत इतिहास का अध्ययन देते हुए वहाँ चित्रमय गुफाओं को बताया गया। क्या बताया गया? कि यहाँ सर्व प्राचीन मानव विकास निवास स्थल है। कौन सा है? सर्व प्राचीन मानव निवास का स्थल है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था ये? तो D.L. ग्रेग के द्वारा 1911 में। बात होती है कि मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बनाए गए हैं? तो ये कौन सा है? ये कैमूर पहाड़ी है। कौन सा है? कैमूर की पहाड़ियों पर है। मिर्जापुर में कुल कितने गुफाओं का प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं? तो ये हमें 100 गुफाओं के चित्र प्राप्त होते हैं। कितने? 100 गुफाओं के चित्र हमको प्राप्त होते हैं। टोटल कितने? तो टोटल 100। ये याद रखिएगा जरूर कि मिर्जापुर के क्षेत्र किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? तो ये है कैमूर की पहाड़ियाँ। किस पे? कैमूर की पहाड़ियों पर बने हैं। फिर बात होती है कि मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक जो चित्रण हुआ है उसका विषय क्या था? तो उसका विषय था मित्रों, ये था आखेट। क्या था? आखेट था। आखेट था। बात होती है हाथ के चापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के शिला चित्रों में मिले हैं? तो सोरहो घाट से हमको मिलता है हाथ के छापे। भलडारिया से हमको मिलता है घायल सुअर का चित्रण। कौन है? घायल सुअर का चित्रण हमको भलडारिया से मिलता है। फिर बात होती है कि लखनिया में गुफा चित्र कहाँ संबंधित है? तो ये है आपको मिर्जापुर, जो कि नृत्य का दृश्य लखनिया दरी से ही दिखाई देता है। कहाँ से? लखनिया दरी से ही दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह निर्माण की कला का उदय किस काल में है? गृह निर्माण का उदय का कला किस काल में है? अभी हमने आपको बताया कि उत्तर पाषाण काल में। उत्तर पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पाषाण काल के मानव अपने घरों का निर्माण किया। तो उत्तर पाषाण काल के मानव ने अपने घरों का निर्माण किया। तो किससे किया? तो ये है घास फूस व मिट्टी से। किससे? घास फूस व मिट्टी से इन्होंने अपना निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जो कि तांबा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि तांबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री हिस्ट्री ऑफ प्रागैतिहासिक काल का शाब्दिक अनुवाद सर्वप्रथम अपनी पुस्तक दी आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्ट्रिक एनाल्स ऑफ स्कॉटलैंड में किसने किया? तो ये किसने किया? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, डैनियल विल्सन ने। किसने? ऑप्शन नंबर डी, जो कि डैनियल विल्सन ने किया। किसने? ऑप्शन नंबर जो कि डी, डैनियल विल्सन ने किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन है। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अन्नागार। तो आइए मोहनजोदड़ो के विषय में थोड़ा हम बात करते हैं। किस पे? मोहनजोदड़ो के विषय में, जो कि यहाँ से जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं उससे हम देखते हैं। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? तो ये राखाल दास बनर्जी ने कब? राखाल दास बनर्जी ने 1922 में। कब? 1922 में इनकी यहाँ से खुदाई हुई थी। बात होती है जो हमको स्नानागार वहाँ पे मिला है, तो 11.88 मीटर लंबा और 7.1 मीटर चौड़ा और 2.3 मीटर गहरा। अब बात होती है कि अन्नागार की, ये अन्नागार की कितनी थी लंबाई? इसकी लंबाई कितनी थी? तो इसकी 45.71 मीटर इसकी लंबाई थी और 15.3 मीटर चौड़ी थी। क्या थी? 15.23 मीटर चौड़ी। बात होती है कि मोहनजोदड़ो में ही प्रथम धातु मूर्ति जो कि सिंधु सभ्यता से ही प्राप्त होती है। कहाँ से? सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो की अवधि की प्रसिद्ध कौन सी मूर्ति है? तो वो है नृत्य करती लड़की। नृत्य करती लड़की किसकी बनी है? तो कांसे की बनी है। किसकी? कांसे की बनी है, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। जो कांसे की नर्तकी की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 10.5, जो कि पिछली बार टीजीटी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। कब? 10.5। अगर बात होती है नर्तकी की मूर्ति का समय, तो ये है 2700 से 2000 ईसा पूर्व। क्या है? 2700 से 2000 ईसा पूर्व। बात होती है कि प्रथम कांस्य की प्रतिमा कौन सी है? तो है नृत्यांगना। कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से ही मिली है। बात होती है कि जो नर्तकी किस तकनीक कास्ट पे या ढाली गई है? तो ढोकरा कास्टिंग पर डाली गई है। कहाँ पे? ढोकरा कास्टिंग में ढाली गई है। फिर नर्तकी की मूर्ति डांसिंग गर्ल कहिए तो कहाँ से है? ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। कहाँ से? नई दिल्ली में है। बात होती है कि एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की शेल खड़ी मूर्ति मिली है, जिनके बाईं ओर गैंडा व भैंसा तथा दाईं ओर एक हाथी और ब्याग और बीच में 2 हिरन है। ये कहाँ से हमको मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से ही मिलती है। फिर बात होती है दुशाला ओढ़े हुए योगी की मूर्ति हमको कहाँ से मिलती है? तो ये मोहनजोदड़ो से ही मूर्ति मिलती है। कौन सी है? प्रस्तर मूर्तियों में ये सर्वश्रेष्ठ है, दुशाला ओढ़े योगी। फिर पशु आकृति की मोहरें मोहनजोदड़ो में ही पाई गई है। कौन सी? मोहनजोदड़ो में ही पाई गई है। पुजारी की प्रतिमा जो कि सेलखड़ी पत्थर से निर्मित है, कितनी? 17.5 सेमी ऊंची है। ये कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा गलाने का कारखाना किस जगह मिला है? तांबा गलाने का कारखाना किस जगह मिला है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से। तो आइए हड़प्पा के विषय में हम बात करते हैं। देखिए हड़प्पा की खुदाई कब प्रारंभ होती है? तो 1921 में। कब? 1921 में। किसके निर्देशन में? तो दयाराम साहनी। किसके? दयाराम साहनी के निर्देशन में होती है। सिंधु घाटी की खुदाई में सर्वप्रथम जो कि हड़प्पा के स्थान के अवशेष प्राप्त हुए थे। सर्वप्रथम किससे? तो हड़प्पा के अवशेष हमको प्राप्त होते थे। फिर बात होती है कि हड़प्पा के क्या है? स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे उर्वरता देवी माना गया है, ये हमको हड़प्पा से ही प्राप्त होता है। फिर दायमाबाद के अलावा तांबे से बना इक्का जो कि कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा से मिलता है। कहाँ से? हड़प्पा से। इक्का, तांबे से बना इक्का हमको हड़प्पा से भी मिलता है और दायमाबाद से भी मिलता है। फिर बात होती है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पे किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो ये है लाल रंग। कौन सा? लाल रंग का प्रयोग किया गया है। सिंधु सभ्यता में क्या था कि बहुरंग चित्रित पात्र जो कि चाक पर निर्मित है, तो कहाँ से मिलते हैं हमको? वो हड़प्पा से मिलते हैं। हड़प्पा मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है? तो एक श्रृंगी वृषभ का। किस पे? एक श्रृंगी वृषभ का। फिर एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण हमको कहाँ से मिलता है? तो ये हमको हड़प्पा से ही मिलता है।
हड़प्पा में क्या है, लाल रंग के पात्र पर काले रंग की चित्रकारी की गई है। कब? 2500 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि वेदियां किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो अग्नि वेदियां हमको किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, कालीबंगा। कहाँ से? कालीबंगा। तो कालीबंगा की बात आई है तो आइए कालीबंगा के विषय में जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं उसको देखते हैं। जैसे कालीबंगा स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में। किस नदी के? तो ये घग्घर नदी पे। किसके? घग्घर नदी के बाएं तट पर, घग्घर नदी के बाएं तट पर ये स्थित है। बात होती है इसकी खुदाई किसके निर्देशन में कब हुई थी? तो 1961 में। कब? 1961 में किसके निर्देशन में? बीबी लाल तथा बीके थापड़ के निर्देशन में ये प्राप्त हुई, खुदाई का निर्देशन में की गई थी। बात होती है कि सैंधव काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है एक जोते हुए खेत की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो हमें कालीबंगा से ही मिलता है। फिर बात होती है कि बेलनाकार तंदूर हमको कालीबंगा से मिलता है। फिर कालीबंगान में भवन बने हैं, किससे बने हैं? तो कच्ची ईंटों के बने हैं, अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम प्रश्न, लोथल नगर की निर्माण योजना थी। लोथल नगर की निर्माण योजना थी, तो इसकी निर्माण योजना क्या थी? ये है आयताकार। क्या है? आयताकार। तो आइए लोथल के विषय में हम भी बात कर लेते हैं। तो देखिए लोथल जो कि कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। कहाँ पे? ये लोथल जो कि गुजरात में है। गुजरात में है। बात होती है कि किस नदी पे है, इसकी खोज किसने किया और खोज कब किया गया? तो देखिए 1954 का दौर होता है। 1954 में एस आर राव, कौन? एस आर राव ने इसका उत्खनन इनके निर्देशन में किया गया और लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। किसके? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। बात होती है कि बंदरगाह के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलता है? तो ये लोथल से ही हमको क्या मिलता है? बंदरगाह के साक्ष्य हमको मिलते हैं। तो हमको लोथल से और क्या क्या मिलते हैं? जैसे तांबे का बना हंस, शतरंज के बोर्ड के नमूने, धूर्त लोमड़ी। धूर्त लोमड़ी किससे बनी है? तो ये मिट्टी के पार्थ पर बनी है। मनके बनाने के कारखाने हमको लोथल से भी मिलता है, चन्हू धड़ों से भी मिलता है। कहाँ से? लोथल से भी और चन्हू धड़ों से। फिर युग्म समाधियां हमको दो जगह से मिलती हैं, लोथल से भी मिलती हैं और कालीबंगन से भी मिलती हैं। और क्या होता है कि भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र कहाँ है? तो ये गुजरात में ही रहा है भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र जो कि। और हमको लोथल से क्या मिलता है? तो मनके से निर्मित हार। क्या? मनके से निर्मित हार जो कि हमको मिलता है। किससे? इन्हीं से मिलता है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 47। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा, जिससे आने वाले और वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों हाँ, आप लोग अपना स्कोर कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिए कि आपका कितना स्कोर है। धन्यवाद।